डॉक्टर रिजवान नसीर ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब दिखाई कुछ इस तरह दे रहा है जैसे जो जंग है वो आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल के ऊपर हो रही है। जो न्यूक्लियर इशू है वो बातों की हद तक तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द अमेरिकन, और जितनी भी उनका जो रेटरिक है वो इस तरफ इशारा करता है, लेकिन असल में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा कर दिया कि 20% हम टैक्स लेंगे उन वेसल से जो आबना हुर्मुज़ से गुजरते हैं और उसकी हिफाजत को इंश्योर करेंगे। और ईरान ने जवाब दिया, एक लिहाज से अमेरिका ने उनके मौक़िफ़ की तायीद ही कर दी कि इसको टैक्स किया जाना चाहिए, और साथ ही उन्होंने कह दिया कि ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स मांग रहे हैं, हम कुछ इंसाफ पसंदाना रेट जो है इसका तय करेंगे। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। अगर देखा जाए टैक्स, तो टैक्स शुड बी ऑन सम लीगल ग्राउंड्स और डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स और पॉलिटिकल ग्राउंड्स। उसके कुछ ग्राउंड्स तो होने चाहिए। और रिगार्डिंग ईरान, तो इट मेक्स सेंस कि ईरान की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, अगर उसको देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मुबहिम है कि वो ठीक है, वाटरवेज हैं, ईरान उसे टैक्स नहीं कर सकता, लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो कि अभी चल रहे हैं उनके तहत तो ईरान कर सकता है ना। लेकिन अभी आपने जो बात की है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जनाब हम भी टैक्स करेंगे, तो वो कल कहेंगे कि स्टेट ऑफ मलाका में भी टैक्स करेंगे, वो बाबुल मंदब में भी टैक्स करेंगे। वो ऐसा तो नहीं चलता। तो वो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टू सम एक्सटेंट रेटरिक है। बाकी स्ट्रेट का कंट्रोल, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। पाकिस्तान ने जो कोशिश की वो यही की थी कि जो ये वाटरवेज हैं ये खुले रहें। दुनिया की 20% एनर्जी अगर यहाँ से गुजर रही है, एनर्जी ही अकेली नहीं है, उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें दीगर चीजें हैं। अगर आप देखें कि दुनिया की मईशत को 2.2 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान अभी तक हो चुका है। अब अगर इसको मजीद प्रोलॉन्ग किया जाता है, जो कि जंग इस मूड में नजर आ रही है कि जंग एस्केलेशन की तरफ जा रही है, ईरान के दीगर शहर बंदर अब्बास, बुशर और दीगर अबदान वगैरह में भी अटैक्स किए गए हैं, तो मैं समझता हूं कि अब ईरान ने जो रिटेलिएशन की है उसमें भी आप देखें कि सुपर टैंकर्स को टारगेट किया गया, अमेरिका की मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया। इसका हल आ जाके फिर वही निकलना है, एक रीन्यूड रिफॉर्म्ड किस्म का MOU साइन किया जाएगा दोबारा से, क्योंकि इस तरह की जंग का कोई हल नहीं होता। इसका हल यही हो सकता है कि दोबारा से बैठ के बात की जाए, दोबारा से कोई गारंटर ढूंढा जाए। और मैं ये समझता हूँ जिसपे एस्केलेशन हुई है वो भी बड़ी हैरानगी की बात है, वो अमेरिका का अपना एक शिप भी नहीं था, लेकिन अमेरिकन ने क्विकली रिटेलिएट किया कि हम इसको करना चाहते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लोज करूंगा कि इस टाइम जो जंग चल रही है, उस जंग का ऑब्जेक्टिव ईरान का यही है कि ईरान सस्टेन करे जिस तरह से वो पहले कर रहा था अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। और अमेरिका की ये चल रही है कि अमेरिका क्या पता इसमें कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जिसमें रजीम चेंज जो कि चांस नहीं है, न्यूक्लियर का आपने बात की, न्यूक्लियर का भी चांस नहीं है, और सिर्फ आ जाके जो बचता है कि ईरान को डिबिलिटेट किया जा सके, ईरान को इस चीज पे लाया जाए कि अमेरिका की शर्तों को मान लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो हालात नजर आ रहे हैं तो ये आसानी से ऐसा नहीं होगा। दोबारा से दोनों पार्टीज बैठेंगी और नजर आ जाएगा दोनों में से फिर पाकिस्तान, कतर, टर्किया या फिर एक थर्ड पार्टी दोबारा से पुश करेंगे और दोनों को दोबारा से टेबल पर बिठा देंगे। ईरान, यूक्रेन और रशिया की जंग आपके सामने है, अगर उसका कोई हल निकलता होता वो भी आसानी से निकल आता। तो ये उससे डिफरेंट इस वजह से, इससे पूरी दुनिया के पेट में तकलीफ होगी, क्योंकि वाटरवेज बंद होने के साथ एनर्जी बंद हो जाएगी। और आपने देखा है कि तेल की कीमतें दोबारा से चढ़ गई हैं, पूरी दुनिया को दोबारा से मसला हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये अभी सून आप देखेंगे तब्दीली आ जाएगी, डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग